हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों के अंदर सबसे पहले हमने शब्द रूप की बात की थी, उसके बाद धातु रूप की बात की थी और उसके बाद वर्ण विचार की बात थी। और पिछली क्लास के अंदर हमने वर्ण विचार भी पूर्ण कर लिए। आज हम एक नए टॉपिक के रूप में बात करेंगे जिसका नाम है संधि। संधि में दोस्तों हम संधि के अलग अलग भेद पढ़ेंगे, इनके जो सूत्र हैं उनको भी पढ़ेंगे और जो संधि के अपवाद हैं उनको भी पढ़ेंगे। दोस्तों, अपवाद रीट के अंदर अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन हम अपवाद को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दिन प्रतिदिन पेपर का जो स्तर है वो कठिन होता जा रहा है। तो कहीं यह नहीं हो जाए कि हमने अपवाद पढ़े नहीं और वहाँ पेपर के अंदर देखें और अपवाद मिल जाए, तो इसलिए अपवाद भी पढ़ने जरूरी हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं संधि की। तो दोस्तों, संधि की परिभाषा सामान्य रूप से हम बात करते हैं तो दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, यानी अच और हल दोनों आते हैं। आगे हम बात करते हैं संधि शब्द की। तो देखिए, सम उपसर्ग से बना है, इसके अंदर धा धातु है और की प्रत्यय लगने से ये क्या बना? संधि बना है। यानी हम सामान्य रूप से इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? दो वर्णों के पास आने पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब पास में आकर के मिलेंगे तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं इस संधि की संस्कृत के रूप में परिभाषा की। तो संस्कृत के रूप में हम क्या कह सकते हैं? वर्णा नाम सहिते सनिधि संहिता संज्ञा छाते। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस परिभाषा की एक संस्कृत के रूप में। तो हम क्या करना है? वर्णों की अतिशय समीपता से जो अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं क्या? संहिता यानी संज्ञा कहते हैं। यानी वर्णानामति सहिति, यानी वर्णों की अतिशय सन्निहितता का मतलब समीपता, यानी वर्णों की अत्यधिक समीपता होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा। यानी संहिता की हम संज्ञा देते हैं। संहिता के हो चाहे संधि के हो, एक ही बात है। संधि को हम कर के रूप में संहिता भी दोस्तों कह सकते हैं। इस परिभाषा के आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं? संधि को संहिता भी कह सकते हैं। यानी वर्णों की अतिशय यानी बहुत ज्यादा समीपता से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा यानी संधि कहते हैं। दोस्तों, हम आगे इसके भेदों की बात करते हैं। तो इनके भेद मुख्य रूप से दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं दोस्तों। ये शब्द है रमाधन ईस। रमाधन ईस, इसे क्या बनता है? रमेश से बनता है। दोस्तों, इसे तो हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। दोस्तों, जब दो वर्णों के मेल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी आ और ई के मेल से क्या बना? यहाँ पर आई बना, यानी दो वर्णों का मेल हुआ तो यहाँ पर क्या बना? शब्द रमेश बना और रमेश में क्या हुई? संधि हुई। लेकिन यहाँ पर दो वर्णों का क्या मेल हुआ? वहां पर क्या हुआ? विच्छेद हुआ, यानी संधि विच्छेद। यानी यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? रमाधन इसको संधि विच्छेद कहेंगे और रमेश को कहेंगे यह संधि हुई है। आगे की हम दोस्तों इसके भेद की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से इनके 3 भेद होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है अच संधि। कौन सी संधि? अच संधि।
अगर हम अच संधि की बात करते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्वर, और स्वर का मेल होने पर स्वर ही बनता है। यानी इसके अंदर स्वर और स्वर का मेल होने से क्या बनता है, स्वर ही बनता है। जैसे हम देख सकते हैं स धन अवधान, अवधान है, यानी सहधन अवधान, यानी इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, इस श, यानी जब इस श को हम पूरा लिखते हैं तो हमेशा हल यानी व्यंजन क्या होते हैं, आधे होते हैं, इनके साथ स्वर मिलने से ये पूरे बनते हैं। तो इनको तोड़ेंगे तो किस प्रकार निकलेगा, ये श है और इसके साथ क्या है, ए है, तो अंतिम वर्ण कौन सा है, इनका ए है। और यहाँ आगे बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं तो इनका पहला वर्ण कौन सा है, ए है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, यानी स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर प्लस स्वर के मेल से क्या बनता है, स्वर बनता है। जब दोस्तों हम आगे संधि में पढ़ेंगे तो ए और ए के मेल से क्या बनता है, आ बनता है, इसलिए यह शब्द क्या बना, सावधान, सावधान है। यानी यहाँ पर शब्द क्या बना, सावधान है, यानी स्वर और स्वर के मेल से क्या बनता है, स्वर ही बनता है, यानी स्वर संधि का यह नियम है जो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम 2 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर हल संधि होती है। 2 नंबर की संधि कौन सी होती है, हल संधि होती है। जब हम हल संधि की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो क्या होता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है व्यंजन। यानी हम यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं स्वर और व्यंजन, यानी स्वर और स्वर से मिलने से भी क्या होगा, व्यंजन। या दोस्तों तो स्वर प्लस व्यंजन, यानी दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन से मिलने से भी क्या होगा, व्यंजन बनेगा। और व्यंजन प्लस स्वर, अगर व्यंजन पहले है स्वर बाद में है तो भी क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। और एक चीज होगी व्यंजन प्लस व्यंजन बनेगा, यानी व्यंजन और व्यंजन बनने से क्या होता है, व्यंजन ही बनता है। यहाँ पर चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन बनेगा, या व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो यहाँ व्यंजन बनेगा। और अगर दोनों भी व्यंजन आ जाए तो बनेगा क्या, व्यंजन का व्यंजन बनेगा। जैसे हम दोस्तों देख सकते हैं उदाहरण के रूप में जगत धन ईश, यानी दोस्तों जगत धन ईश, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है दोस्तों। यहाँ पर तय आधा है, तय पूरा होता तो यहाँ ए मिलता, हमें तय को तोड़ते तब, यानी ये व्यंजन है। इसके बाद क्या है, स्वर है। जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं, यानी व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो क्या संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। यानी जगदीश, जगत धनेश का जगदीश होता है। ये दोस्तों आगे हम नियम पढ़ेंगे। आगे की बात करते हैं हम 3 नंबर की, तो 3 नंबर में क्या होती है हमारी, विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। दोस्तों हम विसर्ग संधि की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, या तो विसर्ग के बाद स्वर होगा या विसर्ग के बाद क्या होगा, व्यंजन, और इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, विसर्ग ही बनेगा। क्या बनेगा, विसर्ग ही बनेगा। यानी विसर्ग के बाद स्वर होगा तो विसर्ग बनेगा, विसर्ग के बाद व्यंजन होगा तो विसर्ग बनेगा। यानी यहाँ पर होती है विसर्ग संधि। आगे हम बात करते हैं इनकी उदाहरण की, तो निधन आशा। दोस्तों यहाँ बात करते हैं, हमने की थी विसर्ग की, तो ये देखिए अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम में विसर्ग है। और यहाँ पर क्या है, पहले आ है, यानी क्या है, स्वर है। दोस्तों विसर्ग और स्वर मिलते हैं तब क्या होता है, विसर्ग होता है। तो विसर्ग होता है तो यह शब्द क्या बनेगा, निराशा। दोस्तों यहाँ ये रा कहां से आया, यानी ये विसर्ग किसके अंदर चेंज होता है, र के अंदर चेंज होता है। ये आगे नियम है जो हम विसर्ग संधि के अंदर पढ़ेंगे।
आगे की हम दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले हम अच संधि की बात करेंगे। किसकी करेंगे? अच यानी स्वर संधि की बात करेंगे। यानी अच यानी स्वर संधि की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ परिभाषा हम ज्यादा नहीं लिख करके क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझेंगे। यानी दोस्तों हम इस प्रकार समझेंगे कि किस शब्द के अंदर हमें समस्या आती है, ये सारी समस्या हम इस संधि के अंदर आपको बताएंगे कि आपको कहां पर समस्या आएगी। दोस्तों हम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, बेसिक रूप से हर एक चीज को पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों हम बात करते हैं अच संधि की यानी स्वर संधि की। तो स्वर संधि की क्या होती है परिभाषा? जब परस्पर दो स्वरों के आपस में मेल होता है तो वहां क्या होती है? स्वर संधि होती है। यानी क्या होता है? दो, हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल को, यानी दो स्वरों के मेल को हम क्या कह सकते हैं? स्वर संधि कह सकते हैं। दोस्तों इनके भेदों की बात करते हैं हम संस्कृत के अंदर, तो इसके अंदर 7 भेद होते हैं। दोस्तों हिंदी के अंदर इनके 5 भेद होते हैं, लेकिन यह संस्कृत के अंदर क्या होते हैं? 7 भेद होते हैं। 7 भेदों में हम पहले भेद की बात करेंगे दोस्तों। तो पहला भेद होगा हमारा सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। यानी हम सवर्ण दीर्घ स्वर संधि यानी संस्कृत के रूप में बात करते हैं तो सवर्ण दीर्घ स्वर संधि यानी हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? विधायकम सूत्र की बात करेंगे। विधायकम किसकी बात करेंगे? विधायकम सूत्र की बात करेंगे। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर संधि के विधायकम सूत्र बताइए, तो वहां आपको बताना है अख सवर्ण दीर्घ। यानी क्या बताना है? अक सवर्ण दीर्घ। दोस्तों हम इसके विधायकम सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है सीधा क्वेश्चन कि दीर्घ स्वर संधि के विधायकम सूत्र बताइए, तो वहां विधायकम सूत्र आपको क्या बताना है? अक सवर्ण दीर्घ। तो दोस्तों हम यह बात करेंगे इस सूत्र की। इस सूत्र की बात करते हैं तो यह सूत्र क्या कहता है? अक यानी अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण यानी सम्मान वर्ण यानी अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार आता है तो उनका क्या होता है? दीर्घ रूप होता है। यानी कहने का भाव है इसका अक प्रत्याहार के बाद यानी सवर्ण या सम्मान का मतलब अक प्रत्याहार ही आए तो वहां क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी आपको बेसिक चीज यह याद रखनी, अक के बाद अक आए तो क्या होता है? दीर्घ। अक की बात करते हैं तो हमने वर्ण विचार के अंदर दोस्तों बात की थी अक प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं। तो ए होता है, छोटा ई होता है, छोटा उ होता है, छोटा री होता है और छोटा लरी होता है। दोस्तों इन अक प्रत्याहार के बाद अगर यही चीज वापस आई, क्या यही चीज वापस आई ए ई उ री और लरी, तो इनका क्या होता है? दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ का मतलब इनका बड़ा रूप हो जाता है। बड़ा रूप में क्या होता है? ए का बड़ा रूप क्या होगा? आ होगा। और इस ई का बड़ा रूप क्या होगा? ई होगा। उ का बड़ा रूप उ होगा। और री का बड़ा रूप यानी हम कह सकते हैं री के अंदर एक आंटा और लगाएंगे, यानी इसके अंदर एक आंटा, इसके अंदर 2 आंटा है तो बड़ी री हो गई। और हम री की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण आप नोट लगा करके बात लिख लीजिए। नोट लगा करके बात लिख लीजिए कि क्या होता है? लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है
कि री का क्या नहीं होता है, दीर्घ रूप नहीं होता है। जिस प्रकार हिंदी के अंदर री का दीर्घ रूप नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में किसका ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, लेकिन री का दीर्घ रूप दोस्तों होता है। छोटी री किस प्रकार की होती है, छोटी री इस प्रकार की होती है, लेकिन बड़ी री के अंदर हम कह सकते हैं कि एक आंटा ज्यादा है। यहाँ पर यह देखो एक बार मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 बार मुड़ा है बड़ी री के अंदर। दोस्तों हम यह बात करते हैं विधायकम सूत्र की, तो अक से वर्ण दीर्घ होगा, यानी अक के बाद अक आएगा, यानी से वर्ण यानी समान वर्ण आएंगे तो वहां क्या होगा, दीर्घ होगा। यहाँ पर देखिए अक का मतलब होता है ए ई उ री के बाद ए ई उ री आएगा, तो वहां क्या होगा, आ होगा, ई होगा, उ होगा। दोस्तों ये आएंगे किस प्रकार, यानी ए के बाद ई नहीं आएगा, ए के बाद क्या आएगा, समान यानी ए ही आएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ आएगा, री के बाद री आएगा, ल के बाद ल आएगा। दोस्तों हम इसके नियम पढ़ेंगे आगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये बात थी इनके सूत्र की, हम आगे इनके नियमों की बात करते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि के हम नियमों की बात करते हैं। नियमों की बात करते हैं तो हमारा पहला नियम हम देखते हैं कौन सा है, यानी आ का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आ का निर्माण दोस्तों बिल्कुल आसानी से होता है। देखिए यहाँ पर क्या निर्माण होगा, आ ही होगा। आ किस प्रकार होगा, चाहे आप ए और ए को मिलाए तो वह क्या होगा, आ होगा। चाहे आप आ और आ को मिलाए वहां पर भी क्या होगा, आ होगा। चाहे ए धन ए होगा, आ होगा। चाहे ए धन आ होगा तो भी क्या होगा, आ होगा। यानी ए धन आ होगा तो भी आ होगा, और आ धन आ ए होगा तो भी क्या होगा, आ होगा, और आ धन आ होगा तो भी आ होगा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं ए प्लस ए तो भी आ प्लस ए तो भी आ बनेगा, और आ प्लस आ मिलने पर भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और ए प्लस आ मिलने पर भी आ बनेगा। यानी दोस्तों बात यही है, यानी ए के बाद ए मिले तो आ बनता है, आ के और ए के मिले तो आ बनता है, ए और आ मिले तो आ बनता है, और आ मिले तो आ बनता है। तो ये थी बात दोस्तों, बात इसके नियम नंबर पहले की, यानी आ के निर्माण की। यानी सूत्र के अंदर हमें क्या कहा गया था, अक से वर्ण दीर्घ, यानी अक प्रत्यारों के बाद अगर अक प्रत्यार आए यानी समान अक प्रत्यार आना चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि ए के बाद ई आ गया, यानी आप ये नहीं सोचिए कि ये भी अक प्रत्यार का है और ये भी अक प्रत्यार का है, नहीं, ए के बाद समान आना चाहिए। समान का मतलब ए ही आना चाहिए, ए ही आना चाहिए या आ आना चाहिए, यानी ए आ के अंदर आना चाहिए, तो वहां क्या होता है, आ होता है। आगे हम दोस्तों इसके नियम की इसके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, विद्या धन आलय। दोस्तों जब इनको हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, विद्या धन आलय। यानी यहाँ हम क्या देखते हैं, दे आधा है और या पूरा है। या दोस्तों आपको ध्यान रखना, दे आधा है या पूरा है, और ये या पूरा किस प्रकार है, इसके अंदर ये आधा है और आ पूरा है। क्या है, आ पूरा है। तो हम क्या कहते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण हमारा कौन सा होगा, आ होगा। उसके बाद करेंगे अंतिम वर्ण के अंतिम शब्द के पहले वर्ण की, तो ये क्या है, आ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आ। और ऊपरी नियम की ओर हम देखते हैं दोस्तों, तो आ और आ मिलने से, यानी आ और आ मिलने से क्या बनता है, आ ही बनता है। तो जब हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो यह क्या बनता है, विद्या लय। क्या बनता है, विद्यालय। यानी ए आ और आ को जोड़ा तब क्या बना, विद्यालय ही बना। आगे हम दोस्तों इसके नियमों की बात इस नियम के उदाहरण की बात करते हैं। तो आगे हम उदाहरण देखते हैं, परम धन अर्थ।
तो दोस्तों इनको हम देखते हैं तो ये क्या है, मैं है, यानी मैं ये पूरा है, तो इस मैं को तोड़ते हैं तो मैं और ए होता है, यानी इस पहले शब्द के अंतिम वर्ण कौन होगा, ए होगा, यानी मैं तो आधा है और इसे ए निकाल लिया हमने। इसके बाद करते हैं अगले शब्द के पहले वर्ण की, तो पहला वर्ण हमारा ए है तो ए ही है। आगे हम इस नियम की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए ए और ए मिलने से क्या बनता है, आ बनता है, यानी इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। आ बनता है तो यह शब्द क्या बनेगा, परमार्थ, परमार्थ, यानी शब्द क्या बना, परमार्थ बना, यानी यहाँ पर ये आ जुड़ा, मैं के साथ क्या जुड़ा, आ जुड़ा, तो इससे क्या बना शब्द परमार्थ, यानी हमारा नियम नंबर 1 का दूसरा उदाहरण था। इसके बारे में और उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ उदाहरण है विद्या धन अर्थी, क्या उदाहरण है, विद्या धन अर्थी। दोस्तों हम यहाँ दिया की बात करते हैं, तो दे में क्या है, या, और या को तोड़ते हैं तो ये धन आधा आता है। इसके अंदर किसकी मात्रा आती है, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा किसकी है, आ की है। आगे हम अंतिम शब्द के पहले वर्ण की बात करते हैं, तो क्या है, ए है, और ए को हमने निकाल लिया। तब नियम में देखते हैं आ और ए मिलने से क्या बनता है, आ और ए मिलने से क्या बनता है, आ ही बनता है। तो यहाँ क्या बना, आ बना, जिसे इस शब्द को हम जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, विद्या विद्यार्थी, यानी क्या बना, विद्यार्थी बना, शब्द बना विद्यार्थी। आगे की हम दोस्तों नियम नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ई और ई इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ई में बनेगी, यानी चाहे आप ई और ई को जोड़े, छोटी ई और छोटी ई को जोड़े तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। आगे हम बात करते हैं, चाहे आप बड़ी ई को जोड़े तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। चाहे आप छोटी ई और बड़ी ई को जोड़े तो बड़ी ई बनेगी, चाहे आप बड़ी ई और छोटी ई को जोड़े तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। दोस्तों इस नियम के उदाहरणों की हम बात करते हैं, तो उदाहरणों में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए उदाहरण है हमारा मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। महेंद्र में हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, महेंद्र बनता है। किस प्रकार बना इसकी हम बात करते हैं, देखिए इस ही के अंदर क्या है, यह ही है, इसके अंदर है तो आधा है और ई बड़ी है, क्या है, ई बड़ी है। तो इस मही में क्या हुआ, हमारा पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकला, ई निकला, और इसके बाद क्या, इंद्र में क्या है, ई छोटी है तो हमने क्या लिया, ई छोटी ली। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इस नियम की, तो नियम में क्या कहता है, बड़ी ई और छोटी ई जब मिलती हैं तो क्या होती है, बड़ी ई ही बनती है। तो यहाँ पर क्या बनी, बड़ी ई बनी, तो ये बड़ी ई किस में मिली, यहाँ जाकर के इस है में मिली, तो ये शब्द क्या बना, महेंद्र बना है। आगे हम दोस्तों इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है हरि धन ईश, हरि धन ईश। देखिए दोस्तों इस री को हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या है, रे आधा है और ई क्या है, पूरा है, तो यहाँ क्या निकला, छोटा ई निकला, हमने तोड़ा तब। और अंतिम वर्ण का, अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई है। तो दोस्तों इस नियम की बात करते हैं हम, छोटी ई, यानी ये छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं तो क्या बनती है, बड़ी ई ही बनती है। तो बड़ी ई बनेंगे तो ये है और आगे क्या है, ये रे है और रे आधा है, इसके अंदर ये बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये क्या हालत हटेगी और क्या लगेगा, बड़ी ई लगेगी। आगे हम बात करते हैं तो क्या आएगा, से आएगा। ई है क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये नियम के माध्यम से बड़े ई में परिवर्तन हुआ। तो क्या शब्द बना, हरीश शब्द बना।
आगे हम दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इस नियम की एक बात है, जो बात यह है आप नोट करके लिख लीजिए। जिस प्रकार हमने बात की थी इंद्र, और उसके बाद की थी हमने इस शब्द की, इंद्र और इस शब्द की। दोस्तों इंद्र के अंदर ई छोटी होती है, इसके अंदर ई बड़ी होती है। आपको वहां जिस प्रकार हमने इस हरिधन इसकी बात की थी, हरिधन इसकी, तो वहां पर ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे दोस्तों कि आप बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी फ्यूज भी उड़ सकते हैं। फ्यूज इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर ऑप्शन किस प्रकार आएंगे, एकदम सटीक है, यानी सभी समान ऑप्शन आएंगे। ये 4 ऑप्शन है हरीश की संधि का। तो यहाँ क्या है, हरि है। हाँ दोस्तों, हरि के अंदर क्या होती है, री छोटी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या है, ईस है, तो ईस के अंदर क्या होता है, ई छोटी नहीं होती है, ई क्या होती है, बड़ी होती है। आगे की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, हाँ हरि के अंदर री छोटी है, और आगे बात करते हैं इसके अंदर ई क्या होती है, बड़ी होती है, तो यहाँ पर बड़ी है। यहाँ पर क्या, हरि के अंदर री बड़ी कर दी, तो यही गलत हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हरि के अंदर री बड़ी है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो हम यहाँ बात करते हैं याद रखने की चीज, तो अगर हमें इस ईस के बारे में पता होगा कि ईस के अंदर ई बड़ी होगी तो हम आसानी से कर सकते हैं, और हरि के अंदर री छोटी होगी तो हमें आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, तो सीधा इनको टिक करते, जो बिल्कुल सरासर हमारा गलत हो जाता। तो दोस्तों हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे कि किन किन के अंदर ई बड़ी होती है। तो बड़ी ई वाले शब्दों की हम बात करते हैं, तो एक तो आपका होता है इस शब्द, एक आपके ईश्वर क्या होते हैं। ईश्वर को तो आप बिल्कुल याद ही रख सकते हैं कि ईश्वर तो क्या होता है, बड़ा ही होता है। आगे हम बात करते हैं इच्छा की, आगे हम बात करते हैं इस इक्षक में ही बड़ी होती है, इक्षक में ही बड़ी होती है। आगे हम बात करते हैं तो क्या होता है, इप्सा, इप्सा में भी ई बड़ी होती है, और इप्सित में भी ई बड़ी होती है। दोस्तों ये बात थी बड़ी ई वाले शब्दों की। तो इस तो बड़ा होता ही है, इस बड़ा होता है, और ईश्वर तो हमेशा सबसे क्या है, बड़ा है, तो इसके अंदर क्या होगी, बड़ी होगी। और इच्छा और इच्छित में इस प्रकार होगी कि ई के बाद ये से आता है अक्षय वाला, यानी ये क्षत्रिय वाला से आता है, तो वहां क्या होती है, ई बड़ी होती है। यहाँ भी 2 नंबर में क्षत्रिय वाला से है, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ भी ई बड़ी हुई है। तो आपको याद रखना है इप्सा के अंदर क्या होती है, बड़ी होती है ई, और इप्सित के अंदर भी क्या होती है, बड़ी ई होती है। दोस्तों ये 4-5 शब्द है, आपको इनको याद रखना। वहां पर इच्छा की जगह अगर इच्छा आ जाए, यानी इस प्रकार आपको संधि विच्छेद के अंदर दे दिया जाए ऑप्शन में, तो इनको तो आप पहले ही गलत कर सकते हैं कि इसके अंदर तो इच्छा शब्द ही क्या है, गलत है, वर्तनीय रूप से शुद्ध नहीं है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं इसके नियमों की, यानी इसके नियम की बात करते हैं 3 नंबर की। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊ और ओ, इनके मिलने से क्या होता है, बड़ा ऊ बनता है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहे ऊ को मिलाए तो बड़ा ऊ बनेगा, चाहे बड़े ऊ को मिलाए बड़ा ऊ बनेगा। आगे हम चाहे इस छोटे ऊ बड़े ऊ को मिलाए तो बड़ा ऊ बनेगा, इस बड़े ऊ और छोटे ऊ को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो दोस्तों इसके उदाहरण की बात करते हैं हम नियम नंबर 3 की। तो इसके अंदर हम उदाहरण लेते हैं लघु धन उत्तरम, क्या लेंगे, लघु धन उत्तरम। देखिए इस गु के अंदर दोस्तों तोड़ते हैं तो गे आता है, और ऊ पूरा है, यानी हम तोड़ने पर क्या मिला,
ऊ मिला। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं अंतिम शब्द के पहले वर्ण की। तो यहाँ क्या मिला, ऊ मिला। जब इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। तो देखिए दोस्तों शब्द क्या बनेगा, यानी ले और ये गे, यानी गे को हमने कहाँ तोड़ा, यहाँ पर। यहाँ से ये गे आया और गे के अंदर क्या लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा। तो ये बड़ा ऊ। आगे बात करते हैं तो तरम यानी लघु तरम। इस प्रकार इस शब्द का निर्माण हुआ है संधि के माध्यम से। आगे के दोस्तों बात करते हैं तो एक होता है बूधन उदय, यानी उदाहरण है बूधन उदय। दोस्तों इस भू को हम तोड़ते हैं तो ब तो इसके अंदर आधा होता है, ऊ बड़ा लगा। या देखिए ऊ क्या है, भू के अंदर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण ऊ मिला बड़ा, और उसके बाद छोटा ऊ है। तो हम कहाँ देखते हैं, बड़े ऊ और छोटे ऊ से क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो हम जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है बे, और बे के साथ बड़ा ऊ लगाएंगे तो बू दे क्या बनता है, बूद शब्द बनता है। दोस्तों यहाँ पर भी हम कुछ शब्दों की बात करेंगे जिसके अंदर क्या होता है, ऊ बड़ा होता है। तो ऊ बड़े वालों की बात करते हैं तो आप नोट लगा के लिख लीजिए कि बड़ा ऊ किसके अंदर होता है। एक तो देखिए उद्रव्य के अंदर होता है, और एक ऊर्जा के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं तो उष्मा के अंदर भी होता है। एक होता है उड़ा और एक होता है ऊन। ऊन के अंदर भी दोस्तों क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। आगे ऊर्मी। दोस्तों आपको याद रखना है, जहां पर भी अगर कहीं पर भी उष्मा शब्द ऐसा मिल जाए संधि विच्छेद के अंदर तो बिल्कुल आपको पहले ही गलत कर देना है। उद्रव्य भी अगर ऐसा मिल जाए तो आपको वहां पर उस ऑप्शन को पहले ही गलत कर देना है, क्योंकि उसके अंदर वर्तनी की अशुद्धि उन्होंने पहले ही कर दी। तो देखिए दोस्तों उद्रव्य बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, उद्रव्य बड़ा होता है। और ऊर्जा तो आपकी बड़ी ही है, क्योंकि ऊर्जा के बिना तो हम कुछ कार्य कर भी नहीं सकते हैं। आप 2 दिन रोटी मत जीमिए और आप देखिए आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप क्या काम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा क्या होती है, बड़ी होती है। और उष्मा तो देखिए सबसे बड़ी होती है। दोस्तों आप उष्मा के माध्यम से देखिए अग्नि से अगर आपका हाथ जल गया तो कितने दिन तक आपको याद रहेगी, यानी उष्मा तो हमेशा याद रहती है, ये बड़ी है। आगे हम बात करते हैं उड़ा की। तो उड़ा क्या है, उड़ा भी बड़ा है। और ऊन भी क्या बड़ा है। आगे हम बात करते हैं उर्मी की। तो उर्मी जी क्या है, बड़े हैं। उर्मी जी क्या है, बड़े हैं। तो दोस्तों ये बात थी हमारे 3 नियमों की। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के नियमों की बात करेंगे। यानी 2 नियम हमारे और बच गए जिसके अंदर नियम है री वाला और लरी वाला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की संधि की क्लास। इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे पूरी। पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर संधि के अपवादों की बात करेंगे। तो दोस्तों इस हमारे रीट सक्सेस पॉइंट चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको अच्छी चीज़ें इस रीट सक्सेस पॉइंट पर मिलेगी। हम बिल्कुल हमारी सरल भाषा के अंदर संस्कृत की व्याकरण को समझेंगे, न कि कोई सूत्रों का और न कि ज़्यादा की संस्कृत का प्रयोग करके हम इसे समझेंगे। हमें तो बिल्कुल और बिल्कुल क्या करना है, संस्कृत के जो 15 नंबर की लगभग रीट के अंदर व्याकरण आती है उसको सही करना है। हमें कोई संस्कृत भाषा से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ रीट में सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको संपूर्ण शिक्षण विद्या यानी रीट की पूरी शिक्षण विधियां हर सब्जेक्ट की एक साथ 40 से 45 मिलेगी, और हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण इस चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।